Dear students, welcome to the today e-lecture of PMRS Performance Management and Retention Strategies, Unit 4th, Module 4th, Performance Planning and Measuring Performance, lecture number 28th. In lecture number 28th, we will discuss measurement issues. What is the meaning of measurement issues? जब कभी भी हम परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं तो जो हम एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं तो उसमें कुछ इश्यूज आ जाते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, मेजरमेंट इश्यूज बोलते हैं। तो फॉलोइंग आर द इश्यूज इन परफॉर्मेंस मेजरमेंट। तो फर्स्ट क्या है, अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। परफॉर्मेंस अप्रेजल का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है, उसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, एम्प्लॉयज़ को परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, उन्हें फीडबैक देना, और जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें पता चले कि कैसे उनकी परफॉर्मेंस का जजमेंट किया जा रहा है। तो कई ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट के थ्रू डेटा मिलता है वो क्लियर होते हैं कि उनको उन डेटा को कैसे यूज करना है। तो उसके लिए वो क्वेश्चनेयर डिज़ाइन करते हैं, फॉर्मेट उन्हें पता होता है और उसके थ्रू वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लेते हैं। तो जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है, जो मेजरमेंट है, उसका इंटेंशन तो अच्छा होता है, लेकिन कई बार एक्चुअल प्रैक्टिस में प्रॉब्लम आ जाती हैं और जो परफॉर्मेंस अप्रेजल के ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेजरमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो पाते हैं। तो क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से मेजरमेंट के ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो पाते? फर्स्ट क्या है, कई सुपरवाइजर्स जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट है उसको एविल मानते हैं, मतलब अपनी जॉब का बुरा पार्ट मानते हैं। उनको जब किसी को भी परफॉर्मेंस अप्रेजल करना होता है, किसी दूसरे को जज करना होता है, तो उन्हें एंजाइटी हो जाती है। जब वो दूसरे को रेटिंग देते हैं तो उनकी रेटिंग इन्फ्लुएंस्ड हो जाती है, वो सोशियो कल्चरल से भी इन्फ्लुएंस हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल है, इंडिया में अगर किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पुअर आती है तो उसका मेन क्या रहता है, पनिशमेंट, उसको जॉब से निकाल दिया जाता है। इस वजह से सुपरवाइज़र अपने ऊपर ये ब्लेम लेना नहीं चाहता और वो जो रेटिंग है वो रेटिंग पुअर नहीं देता। इसके अलावा कई बार सबॉर्डिनेट है जिसका सुपरवाइज़र को परफॉर्मेंस अप्रेजल करना है, वो उसके किसी रिलेटिव का नोन है, तो उस रिलेटिव का उसके पास फ़ोन आ जाता है तो वो उसकी अच्छी रेटिंग कर देता है, क्योंकि उसे अपने सोशल रिलेशंस भी मेंटेन करने होते हैं। तो जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट क्या है, सुपरवाइज़र को है इवोल्वेटर के साथ साथ हेल्पर का रोल भी प्ले करना पड़ता है और इसकी वजह से उसके माइंड में साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, क्योंकि अगर वही पुअर अप्रेजल देगा तो जो फीडबैक में पुअर आ रहा है तो उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, उसके लिए उसे अपने सबॉर्डिनेट्स की हेल्प भी करनी पड़ेगी, उसे उसके तरीके भी बताना पड़ेगा। तो किसी दूसरे की गलती को फाइंड करना तो ईजी है, लेकिन उस गलती को सुधारने के लिए सजेशन देना, इम्प्रूवमेंट करना डिफ़िकल्ट होता है। तो उसके लिए आपके अंदर नेसेसरी स्किल्स चाहिए। तो इस तरीके की कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए जो सुपरवाइज़र है वो एक्सट्रीम रेटिंग नहीं देता है। नेक्स्ट, टाइमली फीडबैक भी अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये नोट किया गया है कि जो सुपरवाइज़र है वो अप्रेजल फॉर्म टाइम पर नहीं फिल करता, जैसे उसे मिलता है वो उसे अपने पास रख लेता है। जब बार बार एचआर डिपार्टमेंट से रिमाइंडर मिलते हैं उसके बाद वो उसको फॉर्मेलिटी में फिल कर देता है। तो जो टाइम गैप आ जाता है मेजरमेंट में और फीडबैक में, उसकी वजह से जो फीडबैक है वो इफ़ेक्टिव नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्या है, सुपरवाइज़र को लगता है कि एम्प्लॉय को मेजरमेंट करने से उन्हें तो कोई मदद मिलती नहीं है, इसके विपरीत है उसे अनसेटिस्फाइड एम्प्लॉयज़ के साथ डील करना पड़ता है, इसीलिए वो ज़्यादा अटेंशन नहीं देते हैं, वो रूटीनली फॉर्म में है स्टीरियोटाइप आंसर्स को फिल कर देते हैं। और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी सुपरवाइज़र को ट्रेनिंग देने में अटेंशन नहीं करती हैं कि कैसे परफॉर्मेंस अप्रेजल फिल किया जाए, क्योंकि जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट है ये भी एक आर्ट है। तो उसके लिए सुपरवाइज़र है वो प्रोफेशनली ट्रेंड होने चाहिए, तो क्योंकि उनको ट्रेनिंग नहीं मिलती तो उन्हें लगता है कि ये कोई बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टास्क नहीं है और वो उसको सीरियस नहीं लेते हैं। तो ये फर्स्ट इशू आ जाता है परफॉर्मेंस मेजरमेंट में कि अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो पाते हैं। सेकंड है ह्यूमन एरर्स। जो मेजरमेंट है वो बेसिकली ह्यूमन बींग्स के द्वारा किया जाता है, तो जो ह्यूमन बींग अगर मेजरमेंट कर रहा है तो कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से भी एरर्स आ जाते हैं। तो फर्स्ट एरर क्या है, हेलो इफेक्ट। कई बार जो सुपरवाइज़र की टेंडेंसी होती है कि वो सुपीरियर के एक ही ट्रेड के बेस पर उसका अप्रेजल कर देता है, और अगर वो ट्रेड सुपरवाइज़र के लिए फेवरेबल है तो उसके लिए वो एम्प्लॉय अच्छा हो जाता है, अगर वो ट्रेड सुपरवाइज़र के लिए फेवरेबल नहीं है तो वो एम्प्लॉय
पुअर परफॉर्मर हो जाता है, चाहे एम्प्लॉय बाकी और किसी ट्रेड में भी कितना अच्छा हो। तो इसे हम क्या बोलते हैं, हेलो इफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, लीनियंसी एरर्स। कई बार जो रेटर होता है वो एक्चुअल में जितनी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, एक्चुअल में जितनी रेटिंग मिलनी चाहिए उससे ज़्यादा रेटिंग दे देता है, क्योंकि वो लीनियंट होता है। तो इस वजह से रेटिंग में बाइसनेस आ जाती है। नेक्स्ट क्या है, सीवियरिटी एरर्स। ये लीनियंसी एरर्स का अपोजिट होता है। कई बार जो रेटर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड मार्किंग करते हैं, रेटिंग करते हैं, और जो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस एक्सीलेंट आनी चाहिए उनकी एवरेज आ जाती है, और जिनकी एवरेज आनी चाहिए उनकी पुअर आ जाती है। नेक्स्ट क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी एरर्स। कई बार जो रेटर्स होते हैं वो ना तो बहुत लीनियंट मार्क्स देते हैं ना बहुत हार्ड मार्क्स देते हैं, वो सेंट्रल टेंडेंसी मतलब एवरेज रखते हैं हर कैंडिडेट को। तो जो पुअर परफॉर्मर है वो भी एवरेज आ रहा है, जो अच्छा परफॉर्मर है वो भी एवरेज आ रहा है, तो ये एरर आ जाते हैं, तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट में इशू आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, रिसेंसी वर्सेस प्राइमेसी इफेक्ट। रिसेंसी का मतलब बिल्कुल लेटेस्ट, प्रॉक्सिमिटी या क्लोजनेस। तो कई बार जब सुपरवाइजर अप्रेजल करता है तो जो अप्रेजल मंथ होता है उसमें जो एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं वो उनकी अच्छी परफॉर्मेंस रेटिंग दे देता है, और जो परफॉर्मेंस अप्रेजल मंथ में अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं वो उनकी रेटिंग पुअर दे देता है। अब जिसने परफॉर्मेंस अप्रेजल मंथ में किसी रीज़न से अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाया, लेकिन उसने पास्ट मंथ्स में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, तो भी उसकी परफॉर्मेंस पुअर आई, तो एरर आ गया। और कई एम्प्लॉई ऐसे होते हैं जो पूरे साल भर अच्छा काम नहीं करते, लेकिन जैसे उन्हें पता है कि अब अप्रेजल होने वाला है उसी टाइम पर वो सुपर एक्टिव हो जाते हैं, अपना टारगेट पूरा कर लेते हैं, सिंसियर हो जाते हैं, डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं। तो इनकी वजह से उनकी जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है उसमें उनको रेटिंग ज़्यादा मिल जाती है। तो इसे हम रिसेंसी एरर बोलते हैं, और इसका अपोजिट होता है प्राइमेसी इफेक्ट। बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। कई बार जब सुपरवाइज़र का सबॉर्डिनेट के साथ फर्स्ट मीटिंग होती है, फर्स्ट कांटेक्ट होता है, तो उसमें जो सबॉर्डिनेट का इंप्रेशन बनता है उसके माइंड में हमेशा वही ध्यान रहता है, और उसी के बेस पर ही वो उसका अप्रेजल करता है, चाहे उसने बाद में कैसी भी परफॉर्मेंस दी हो। तो इसे हम कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, प्राइमेसी इफेक्ट बोलते हैं। तो इस वजह से ह्यूमन एरर्स की वजह से भी मेजरमेंट में इश्यूज आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रॉब्लम ऑफ क्राइटेरिया। परफॉर्मेंस मेजरमेंट है उसके लिए सबसे पहले क्राइटेरिया बनाने पड़ते हैं, और उस क्राइटेरिया के बेस पर एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। तो अगर जो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस थी, जो क्राइटेरिया बनाए थे, और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस थी उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी आती है, यानी कि एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस तो ज़्यादा थी और एक्चुअल परफॉर्मेंस कम है, तो इसके पीछे दो रीज़न हो सकते हैं। या तो वाकई में ही एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, इस वजह से गैप आ गया, या फिर एम्प्लॉय ने तो अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जो आपने उसके क्राइटेरियाज थे वो क्राइटेरियाज सही नहीं रखे, इस वजह से परफॉर्मेंस में गैप आ गया। तो जो प्रॉब्लम ऑफ क्राइटेरिया है ये भी मेजरमेंट में एक इम्पोर्टेंट इशू है, क्योंकि अगर आप स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड क्राइटेरिया नहीं रखोगे तो मेजरमेंट में इशू आएगा। और जैसे जैसे हम ऑर्गेनाइजेशन हिरार्की में लोअर लेवल से टॉप लेवल की तरफ बढ़ते जाते हैं, परफॉर्मेंस क्राइटेरियाज को डिसाइड करना उतना ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। एक लेमैन का या एक लोअर लेवल वर्कर का परफॉर्मेंस क्राइटेरिया रखना इजी है, वो क्वांटिटेटिव टर्म में हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे हम टॉप लेवल पर जाते जाते हैं क्वांटिटेटिव से ज़्यादा जो क्राइटेरिया है वो क्वालिटेटिव टर्म्स में बन जाते हैं। इसी तरीके से जो वाइट कॉलर एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए क्लियर कट क्राइटेरिया रखना डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज़। तो जो वाइट कॉलर एम्प्लॉयज़ हैं या फिर जो टॉप लेवल एम्प्लॉयज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस मेजरमेंट में इशू आ जाता है। नेक्स्ट क्या है, प्रॉब्लम ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में ये भी एक इम्पोर्टेंट इशू है कि वैसे तो बोला जाता है कि जो भी परफॉर्मेंस अप्रेजल हो वो सुपीरियर को सबॉर्डिनेट के साथ शेयर करना चाहिए और उसका उसे प्रॉपर फीडबैक देना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलेक्टिव फीडबैक है वो एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर करती हैं, वो पूरी की पूरी रिपोर्ट को शेयर नहीं करती, उन्हें अपने साथ कॉन्फिडेंशियल रखती हैं। तो उनके पीछे उनका मानना है कि कुछ रीजंस हैं। पहला रीज़न क्या है कि हर एम्प्लॉय है वो रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करता है कि अगर उनकी एवरेज से अच्छी रिपोर्ट आती है
तो ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिवली पॉसिबल नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई ऐसा ऑटोमेटिक रिवार्ड सिस्टम नहीं है कि रिपोर्ट अच्छी है तो ज़्यादा रिवॉर्ड मिल जाए और रिपोर्ट अगर पुअर है तो कम रिवॉर्ड मिले, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को भी पता है कि जो सुपरवाइजर्स हैं वो भी कभी एक्चुअल रिपोर्ट नहीं देते, वो किसी की भी पुअर रिपोर्ट नहीं देते। तो इस वजह से हर किसी को ही अच्छे रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे, चाहे वो उसके हकदार हों या ना हो। सेकंड है, सुपरवाइज़र है वो भी कॉन्फिडेंशियल रखना चाहता है, क्योंकि वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टॉप मैनेजमेंट को ही पास कर देता है अपने सबॉर्डिनेट्स को बोलकर कि भैया मैंने तो अच्छी रेटिंग दी थी लेकिन टॉप मैनेजमेंट ने इसको कंसीडर नहीं किया और आपको रिवॉर्ड नहीं किया। और उल्टा भी होता है, अगर कई बार एम्प्लॉय का सबॉर्डिनेट को अच्छा परफॉर्मेंस या इंसेंटिव मिल जाता है तो सुपरवाइज़र खुद ही क्रेडिट ले लेता है, चाहे उसने पुअर रैंकिंग दी हो, वो कहेगा कि मैंने तुमको अच्छी रैंकिंग दी थी इस वजह से तुम्हारा ये रिवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्या है कि केवल रिवॉर्ड देना ही मेजरमेंट का एक ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। तो इसी के साथ ही आपका ये टॉपिक था लेक्चर नंबर 28 में मेजरमेंट इश्यूज, ये कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।